देखिए इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, इसी को हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। या इसी को बोलते हैं मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, या इसको बोलते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? रोटेशनल डायनेमिक्स। चलिए मोशन ऑफ, और बोलते हैं मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। देखिए पहले तो नाम समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। ये क्या है? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। मैंने डाला रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब क्या? डायनेमिक्स का मतलब उसके मोशन की स्टडी करना, मोशन की स्टडी करना। तो उसी को हमने क्या बोल दिया? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी मतलब क्या? एक सॉलिड बॉडी। कैसे डिफाइन होगी अभी हम लोग समझेंगे ना। जैसे आप लोग के दिमाग में बहुत सारा मतलब विचार होंगे, जैसे आपकी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तो हमारी बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी है कि नहीं है? बताइए, हमारी बॉडी रिजिड बॉडी है या नहीं? नहीं है। कौन कह रहा है? हमारी बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। देखो एक होता है आपके नेचुरल थॉट, लेमैन की भाषा में ना, लेकिन फिजिक्स में क्या डेफिनेशन है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ डू वी डिफाइन रिजिड बॉडी इन फिजिक्स। और एक आपका थॉट है, बेसिक थॉट है, आप सोचे अच्छा नहीं ह्यूमन बॉडी तो रिजिड बॉडी है ना, ये तो आप सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं? अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी का मोशन या रोटेशनल मोशन, मतलब इसी को क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी का या रोटेशनल मोशन। मोशन क्या हो रहा है? रोटेशनल हो रहा है। फिर मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो रिजिड बॉडी होती है ना, रिजिड बॉडी बहुत सारे पार्टिकल को मिला के बनी होती है। तो उस कोई भी रिजिड बॉडी, जैसे पेन है तो पेन ये रिजिड है, ये बहुत सारे पार्टिकल को मिलाकर बनी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। कोई भी रिजिड बॉडी उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो यही है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल दो या मोशन ऑफ रिजिड बॉडी बोल दो। फिर रोटेशनल डायनेमिक्स, वही मतलब जो डायनेमिक्स है, रोटेट हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है? उसके मोशन की स्टडी करना। अच्छा, और एक वार्निंग आप लोगों के लिए, ठीक है ना। वार्निंग ये है कि इसके लिए प्री रिक्वेस्टिव क्या है, मैं आपको पहले से ही वार्न कर देता हूं, मतलब वार्न करने बता देता हूं, कल रिवाइज करके आइएगा। क्या क्या आपको इसके लिए इस चैप्टर की स्टडी की प्री रिक्वेस्टिव क्या है, मतलब नॉलेज रिक्वायर्ड है। बेटा देखो फिजिक्स में क्या है ना, टॉपिक जुड़े हुए हैं। मैंने आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग यूनिट एंड डायमेंशन से लेके अब तक जो पढ़ाया सारे टॉपिक क्या हैं? कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मैंने पढ़ाया भी आपको कनेक्टेड वे में ही है, ऐसा नहीं कोई टॉपिक आइसोलेट करके पढ़ा दिया, हर टॉपिक को मैंने कनेक्ट करके पढ़ाया। अब इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको वेक्टर आना चाहिए। सुन लो, वेक्टर, कंपोनेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, और इसमें सबसे ज्यादा यूज होगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को ही क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी निकालना आता है सबको? याद कर लो, नहीं तो कल रिवाइज करके आना। ए क्रॉस बी आता है, ये सारी चीजें। एनएलएम, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। फिर फ्रिक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक, लिमिटिंग पढ़ाया था, भूल गए? वो याद कर लीजिएगा। उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, उसमें भी वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें भी वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर सेंटर ऑफ मास, जिसमें मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम कंजर्वेशन। उसके बाद काइनेमेटिक्स और रिलेटिव वेलोसिटी। अगर इतना हाँ तो सब है, मैंने कहा ही था आपसे। रोटेशन मोशन ऐसी चीज है जिसमें सबका यूज होगा, और इसमें बेटा समझ में नहीं आएगा तो मुझे मत बोलना, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। आपने प्रीवियस नॉलेज आपकी नहीं है बेटा, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, और मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। फिर
अगर ये आपका बेस क्लियर नहीं है बेटा, जो 4 महीने में पढ़ाया मैं सोचो कि 40 मिनट की क्लास में मैं समझा दूं, कैसे समझा दूंगा? रिलेटिव मोशन मैंने कम से कम 15 लेक्चर लिए हैं ना, 25-30 घंटे मैंने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाई है आपको। आप बोलिए कि रिलेटिव वेलोसिटी मैं ऐसे समझा दूं बीच में, कैसे समझा सकता हूं? बस यही समझा सकता हूं, VAB बराबर VA माइनस VB। लेकिन पढ़ाया तो बहुत है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया है, मुझे भी नहीं याद क्या पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये चीजें प्री रिक्वेस्टिव हैं, कल थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अच्छा, ये टॉपिक टफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं इन टॉपिक्स को, क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर उनसे सवाल होता नहीं है। तो थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे, रिवाइज करो, तुम्हारा भी तो फायदा है, ये यूनिट खत्म होने पे आई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा, इससे आपको अच्छे खासे सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो 15 सवाल कम से कम मान के चलिए नीट में ना, 15 क्वेश्चन से ज्यादा भी मिल सकते हैं, हो सकता है। 15 सवाल तो काइनेमेटिक्स के होते ही हैं और हो जाते हैं बेटा, कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, ऐसा नहीं है टफ है। मैंने जितना आपको कराया है ना, आप PYQ खोल के देखिए, आपसे सवाल हो जाएंगे, बहुत इजीली हो जाएंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है। और फिजिक्स हम लोग करेंगे अच्छे से, नहीं होगा तो करेंगे, अभी टाइम है, 6 महीना लग के बढ़िया से पढ़ेंगे, होगा, सिलेक्शन लेके दिखाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए लिखिए रिजिड बॉडी, हेडिंग डालिए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी होती क्या है? चलो एकदम बेसिक चर्चा, आज तो पहली क्लास है तो आज की क्लास सबसे इंटरेस्टिंग होती है। बेसिक चर्चा आप सबको सब पता पसंद है आप लोगों को। देखो, जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो रिजिड बॉडी कब कहलाएगी? बातें नहीं, तुम लोग बातें बहुत कर रहे हो, क्या बात है, अलग बिठा दें, क्या बात चल रही है? बताओ रिजिड बॉडी क्या होती है, सहबान बताओ, व्हाट इज रिजिड बॉडी? हाँ क्या? अच्छा, रिजिड बॉडी वो होती है जो अपना शेप एंड साइज समय के साथ चेंज नहीं होता है। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज नोन एज रिजिड बॉडी। अब मैंने कहा ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है, क्योंकि बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का शेप एंड साइज क्या होता है, चेंज होता रहता है। कभी आदमी मोटा है, कभी आदमी पतला है, कभी छोटा बच्चा है, फिर टाइम के साथ क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अच्छा, बड़े हैं तो मोटे हो गए, मोटे हैं तो पतले हो गए। ठीक है, हाइट कम भी हो जाती है, हाइट तो नहीं कम होती है ना, लेकिन बढ़ती तो है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का शेप एंड साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो ह्यूमन बॉडी को मैं कभी भी रिजिड बॉडी नहीं कह सकता हूं। बट ये भी डिफिनीशन जो है वो इम्प्रॉपर है, पूरी परफेक्ट नहीं है, पूरी परफेक्ट नहीं है। और थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, फिजिक्स में जाते हैं, और डिटेल में जब हम गए तो हमको पता चला कोई भी रिजिड बॉडी है, मान लीजिए कोई भी रिजिड बॉडी है और इनके बीच में दो पार्टिकल हैं, इनके बीच की जो दूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इन ए रिजिड बॉडी विल नेवर चेंज इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो रिजिड बॉडी, अब ये रिजिड बॉडी है बेटा, एक इधर यहां पे कुछ पार्टिकल है और यहां पे कुछ पार्टिकल है। ठीक है, कल आऊंगा तो यहां वाला यहां वाला यहां आ जाएगा। अच्छा, परसों आ जाएगा, कभी फ्यूचर में 2-3 साल 4 साल बाद नहीं आएगा। ये जो पार्टिकल यहां पर है वही पार्टिकल, मतलब जो पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारी वैलिड रहेगी। तब ये क्या है, रिजिड बॉडी है। ये क्या है, रिजिड बॉडी है। अगर इनके बीच की डिस्टेंस, दो पार्टिकल के बीच की चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिजिड बॉडी। अब इसको और रिफाइन वे में करेंगे, अभी और करेंगे, रोटेट करेंगे, फिर देखेंगे क्या हो रहा है। तो हमको बेसिक समझ में आया कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल ऑफ अ रिजिड ऑफ ए बॉडी इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज नोन एज रिजिड बॉडी। ठीक है, बात समझ में आई? तो लिखिए, डिफिनीशन लिखिए, द बॉडी whose shape and size does not change with respect to time, is known as rigid body,
the body whose shape and size does not change with respect to time, then it is known as rigid body. Or it is defined as a system of particle. It is defined as a system of particle in which distance between each pair of particle remains constant with respect to time. कोई भी पेयर होगा उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी। बना लीजिए इसको। ये क्या है? आपकी रिजिड बॉडी है, और जो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, रोटेशन मोशन में पूरी मैकेनिक्स रिवाइज हो जाएगी आपकी। ठीक है, अच्छा ये रिवीजन का भी सब्जेक्ट है। रोटेशन मोशन रिवाइज कर लो, पूरी मैकेनिक्स रिवाइज हो गई। ये भी है। चलो, ह्यूमन बॉडी नोट करके लिखिए। ह्यूमन बॉडी इज नॉट अ रिजिड बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज नॉट अ रिजिड बॉडी बिकॉज इट्स शेप एंड साइज चेंजेस विद टाइम। और समझिए, देखिए कोई रॉड है, मान लीजिए कोई रॉड है, और रॉड को अगर मैं टर्न कर रहा हूं, या रोटेट कर रहा हूं, और अगर ये रिजिड बॉडी है, बात ध्यान से समझिए, अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, मान लो 1 2 3 पार्टिकल मैंने इस पे बनाए, तो अगर इसका एक पार्टिकल थीटा एंगल से रोटेट करेगा तो सारे पार्टिकल भी थीटा एंगल से रोटेट करेंगे। अगर ये रिजिड बॉडी है, बात समझिए, फिजिक्स अभी हम लोग डिफिनीशन निकाल रहे हैं ना। अगर रिजिड बॉडी है तो अगर एक पार्टिकल आपका थीटा से रोटेट हुआ तो क्या हर पार्टिकल थीटा से रोटेट होगा? बिल्कुल, हर पार्टिकल थीटा से रोटेट होगा। अच्छा, रिजिड बॉडी नहीं है तब क्या होगा? देखो, मान लो ये है रिजिड बॉडी है, नहीं है, मान लीजिए, अभी समझ लीजिए, और इसको मैं क्या कर रहा हूं? रोटेट कर रहा हूं, तो ये तो इसके सारे पार्टिकल क्या हैं? आपके थीटा एंगल से रोटेट नहीं हो रहे हैं। अभी समझेंगे हम क्या है, फॉर्म वगैरह है। जैसे मान लो ये रॉड है बेटा,
रॉड है तब तो ये ऐसे रोटेट हो जा रहा है, बट ये रॉड की जगह तुम वो मान लो कि समझ लीजिए एक वो मान लीजिए प्लास्टिक का, वो मान लीजिए जो ऐसे लूज सा होता है कुछ, ठीक है ना। तो अगर उसको आप ऐसे रोटेट करोगे तो हो सकता है कि ये क्या हो, अगर ये टाइट नहीं है, रिजिड नहीं है, तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा झूल जाएगा। तो क्या सारे पार्टिकल का रोटेशन क्या बराबर रहेगा, सारे पार्टिकल का रोटेशन बराबर नहीं रहेगा, तो उसको हम रिजिड बॉडी नहीं बोलेंगे। रिजिड बॉडी देख के नहीं बोलना है कि ये बॉडी रिजिड है, आपको लग रहा है, फील हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसके लॉज हैं, कुछ लॉज हैं। तो पहला लॉज क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और लॉ भी हैं, और लॉ क्या क्या है, तो उसको मैं समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं। लिखिए लिखिए इसमें लिखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अभी समझा रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी। velocity of approach and velocity of separation between any two particle of a rigid body will always be zero. Velocity of approach and velocity of separation between any two particle of a rigid body is always zero। मतलब समझिए इसका क्या है, ये दो रॉड है, रॉड पे दो तीन पार्टिकल ले लिए मैंने, इसके और इसके बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, जीरो, और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, जीरो। क्या हमेशा जीरो होगा, बिल्कुल हमेशा ही जीरो होगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है। और क्या है, और देखिए रोटेशन हो रहा है, अगर रोटेशन ये थीटा हो रहा है तो थीटा को क्या बोलते हैं हम, थोड़ा सा सर्कुलर में आइए, एंगुलर, बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और क्या होता है, और होता है आपका ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। व्हाट इज दिस, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। और क्या होता है, और होता है अल्फा, अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। व्हाट इज अल्फा, एंगुलर एक्सलरेशन, एंगुलर एक्सलरेशन। अभी थोड़ा और समझाऊंगा, लेकिन समझ लीजिए आप बात। अगर रोटेशन हो रहा है रिजिड बॉडी का, इफ रिजिड बॉडी रोटेशन हो रहा है, ये रॉड है, इसको मैंने रोटेट किया, ठीक है, ये पेन है, इसको मैंने क्या किया, इधर से रोटेट, इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूं, तो थीटा क्या हो रहा है, क्या हर एक पार्टिकल का थीटा सेम है, तो क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा भी सेम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी हर एक बॉडी की, अगर होगी तो वो भी सेम होगी। तो जब भी रिजिड बॉडी का रोटेशन होगा तो वहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल विल बी सेम, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल विल बी सेम, एंगुलर इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। जब भाई सब में तो नहीं होता ना एंगुलर एक्सेलरेशन, जब चेंज इन वेलोसिटी होगी तभी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रेजेंट है तो वो भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि थीटा क्या है, थीटा आपका सब चीज का सेम है। थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ, ठीक है। और समझिए, और थोड़ा डिटेल में और समझिए। ये पंखा सबको दिख रहा है, दिख रहा है सबको, अरे यहाँ वाला देखो अच्छा वहां भी देख लो, ठीक है। ये कौन सा, अच्छा एक कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो आखिरी तक पढ़ोगे तो भी नहीं समझ में आएगा। ये इसको सर्कुलर मोशन बोल लूं कि रोटेशन मोशन बोल लूं, क्यों, अरे भाई कुछ हम कह रहे हैं सर्कुलर, मैं कह रहा हूं सर्कुलर मोशन है, गलत करो मुझे,
मैं कह रहा हूं ये सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन नहीं है क्या? सर्किल में नहीं घूम रहा? अरे पढ़ाया था सर्कुलर मोशन, तब दिखवाया था मैंने कि देखो सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको। फैन इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। आज कह रहे हो रोटेशन मोशन है, क्यों बताओ भाई? आज मैंने बोला, मैं ही अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहा हूं। मैंने बोला था ना सर्कुलर मोशन का एग्जांपल क्या है? फैन। लेकिन अब मैं कह रहा हूं ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ये रोटेशन मोशन है। आप सर्कुलर मोशन इज द स्पेशल केस ऑफ रोटेशनल मोशन, बात समझिए। सर्कुलर मोशन इज द स्पेशल केस ऑफ रोटेशन मोशन, ठीक है। मेन चीज क्या है? रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन वो होता है जहां पे जो चीज रोटेट हो रही है, घूम रही होती है, उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा होता है। अब बात थोड़ा और डिटेल में समझो। पंखा है, पंखे में देखो ये जो दिख रहा है पोर्शन, ठीक है, ये मोशन तो रोटेशन मोशन कर रहा है। जो ये गोल गोल है, जो भी मान लो इसको, ठीक है, ये जो है मोटर मान लीजिए, इसका जो मोटर घूम रहा है ये रोटेशन मोशन कर रहा है। इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा नहीं होगा बच्चों? होगा। क्या वो मूव कर रहा है? नहीं मूव कर रहा है, मतलब वो अपनी जगह पे ही क्या कर रहा है? घूम रहा है। वो तो मोशन क्या है? फिक्स है। सेंटर ऑफ मास क्या है? फिक्स है। बट इसके जो पर हैं, 3 पर हैं, ठीक है, और 3 पर का भी अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा, परों का सेंटर ऑफ मास होगा, और वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो इसके जो वो हैं, क्या बोलते हैं, विंग्स हैं, ठीक है, विंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विंग्स ही बोलते हैं, समझ में आ रहा है? जो इसके विंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं? अगर घूम रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है? घूम रहा है। तो सेंटर ऑफ मास अब घूमने लगा, तो जब भी सेंटर ऑफ मास घूमेगा तो हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और जब सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है और अपनी जगह पे ही बॉडी क्या हो रही है? स्पिन कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। क्या मेरी बात क्लियर है? थोड़ा और डिटेल में समझाते हैं। इसको नोट करो, इसको नोट कर लो, नोट करो, जो बोला है उसको लिखो। देखो सन के अराउंड घूम रही है ना, पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी अगर सन के अराउंड घूम रही है तो बात समझिए, जब इसके अराउंड घूम रही है तो ये जब इधर घूम रही है तो ये क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन। क्योंकि पृथ्वी का एक सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, और अपनी एक्सेस पे भी क्या कर रही है? इसीलिए हम बोलते हैं ना कि ये क्या कर रही है? पृथ्वी क्या करती है? रोटेट करती है। जहां पे रोटेट होगा वहां पे सेंटर ऑफ मास क्या होगा? फिक्स्ड होगा। और जहां पे सर्कुलर मोशन होगा वहां पे सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास देखो सर्कुलर मोशन में चेंज हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है? जब रोटेट कर रही है तब फिक्स्ड है। तो ये डेफिनेशन हमको समझ में आनी चाहिए कि सर्कुलर मोशन क्या है और रोटेशन मोशन क्या है। क्या कोई पूछेगा तो बता ले जाओगे? बता ले जाएंगे? बताइए, ठीक है। चलिए, इसका मैं 3D दिखाना चाह रहा था लेकिन है नहीं शायद।
चलो बेटा, बहुत ज्यादा काम का नहीं है, आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? उतना डिटेल में नहीं आएंगे बेटा, कोई तुम लोग ऐसा नहीं कि विजुलाइज नहीं कर पाओ, विजुलाइज कर ले रहे हैं आप लोग सब लोग। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन, इसमें और लिखो जो लिख रहे थे उसी में। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and angular acceleration of any two particle of a rigid body. Angular velocity, angular displacement and angular acceleration. Angular velocity, angular displacement and angular acceleration of any two particle of a rigid body lying in a plane perpendicular to the axis of rotation, lying in a plane perpendicular to the axis of rotation are same. Axis of rotation are same. ठीक है, और देखिए, चलिए काइनेमेटिक्स में आते हैं। ये मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है और ये दूसरी रिजिड बॉडी है। ये वेलोसिटी v1 से जा रही है और ये वेलोसिटी v2 से जा रही है। थोड़ा ध्यान से समझिए, ये रिजिड बॉडी और ये रिजिड बॉडी, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मान लूं, इन दोनों को एक सिस्टम मान लूं और बोल लूं कि v1 बराबर v2, v1 बराबर v2, देन क्या डिस्टेंस इन दोनों के बीच की चेंज होगी? बताओ, डिस्टेंस चेंज होगी? बराबर रहेगी। देन दिस सिस्टम विल बिहेव एज अ रिजिड बॉडी। देन द सिस्टम, भाई रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट था, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल विल नेवर चेंज। अब यहां पे क्या है, ये v1 से और ये v2 से, v1 v2 बराबर। अगर दोनों बराबर तो उनकी डिस्टेंस क्या है? सेम। अगर डिस्टेंस टाइम के साथ क्या है? सेम है, तो एज ए सिस्टम मैं इसको क्या मान सकता हूं? रिजिड बॉडी। अगर v1 बराबर v2 है तो सिस्टम लिख लो, सिस्टम विल बिहेव एज रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी। और अगर v1 बराबर v2 नहीं है तो सिस्टम विल नॉट बिहेव एज रिजिड बॉडी। लिख लीजिएगा, सिस्टम विल नॉट बिहेव एज अ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं और बचे हैं 8 दूना 16 मतलब अभी कम से कम 8 to 9 क्लास लगेगी बेटा इसको रोटेशन को खत्म करने में। ठीक है ना, और मैं बता रहा हूँ रोटेशन थोड़ा टफ टॉपिक है, इसलिए थोड़ा बेस पहले से कवर करके आएंगे, तैयारी करके आएंगे। अच्छा नहीं भी समझ में आएगा तो घबराएंगे नहीं। जो कुछ बच्चे जिनका छूटा हुआ है, ये वन ऑफ द मतलब बोलते हैं कि टफ टॉपिक है, इसीलिए टफ है क्योंकि पूरी मैकेनिक्स यूज होती है। अगर आपको पूरी मैकेनिक्स आती है तब तो आता ही है ना। थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे, घर से रिवीजन करते हैं, इसको खत्म करते हैं, उसके बाद पूरी फिजिक्स इजी है, बड़ा आराम है जिंदगी में, मेरी जिंदगी में भी और आपकी जिंदगी में भी। ठीक है, क्योंकि ये वास्तव में थोड़ा सा इसमें दिमाग खाता है थोड़ा। अब ये समझ में आया रिजिड बॉडी, अब ये समझा दिया। ठीक है, लेकिन सिस्टम बाय सिस्टम चलेंगे, एकदम से करेंगे। बाकी सवाल आप लोग टाइप्स ऑफ, मैंने इसीलिए आपको सोल्यूशन शीट भेज दिया है। टाइप आप केवल मॉड्यूल पढ़ेंगे, केवल मॉड्यूल, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे। नोट्स पढ़िए, मेरा नोट्स पढ़िए और नोट्स पढ़ने के अलावा क्लास का रिवीजन करिए, नोट्स पढ़िए। उसके बाद आप जो मॉड्यूल दिए हैं उसको लगाइए। मॉड्यूल बहुत अच्छे हैं, मेक मार्क माय वर्ड्स, बहुत अच्छे हैं मॉड्यूल। आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप किया है। कम से कम 10 पब्लिशर को मैंने रिजेक्ट किया, तब इस पब्लिशर को फाइनल किया बेटा। तो बहुत मतलब मैंने रिसर्च करके इसको फाइनल किया है, और ये बहुत अच्छी अच्छी कोचिंगों में यही मॉड्यूल फॉलो हो रहे हैं। मतलब आप किसी भी कोचिंग में पता कर सकते हैं
कंपेयर कर लीजिए आप, मतलब इट्स ओपन चैलेंज, कंपेयर कर लीजिए ना, कोई वो नहीं, आप कंपेयर कर लीजिए कि मेरा मैटर खराब है अच्छा है, वास्तव में अच्छा दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मॉड्यूल, कुछ सवाल बहुत अच्छे अच्छे दिए, इंजीनियरिंग तक के सवाल दिए, कितना लगाओगे भाई, कहां तक लगाओगे ना, तो लगा सकते हो। अगर अच्छा इंजीनियरिंग का भी लगाना तो 5 साल का ही लगाना, मतलब 15-16 के बाद, जब से एनटीए अप्रूव्ड हुआ है ना, जब से एनटीए आया है, 2016 से आया, कब से आया एनटीए, 16 से आया, तो 16 से आया ना, 16 के बाद वाले ही लगाएगा, उसके पहले का जेई का मत लगाने लगना, होगा ही नहीं। वो तो तब तो बहुत टफ आता था, जब आईटी बनाती थी ना तो बहुत टफ पेपर आता था, एनटीए वाले ने तो जेई को भी इजी कर दिया, तो उसका सवाल आप लगा सकते हो। इसके अलावा आप एनसीईआरटी वगैरह पे मत जाइए, कोई रिकमेंड नहीं करता एनसीईआरटी, फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, ठीक है। बातें मेरी फॉलो करते चलिए, थैंक यू।